Online lecture Yes System of Medicine, the new era of electrohomeopathic study guidance center, temperament, part 6. Welcome all participants and attendants. Third, Bilwas temperament. Description: slim, active, warm individual with yellowish, complex irritability and digestive disturbance. Their liver and biliary system are dominated. ये स्लिम पतले होते हैं, एक्टिव भी होते हैं, बिलोस टेम्परामेंट वाले, और ये अपने आप में बहुत मजबूत होते हैं। और ये येलोइश कलर कॉम्प्लेक्स इनके येलोइश कलर के होते हैं। इनका कॉम्प्लेक्शंस जो रंगत होती है वो येलोइश कलर होती है। इरिटेबिलिटी इनके अंदर चिड़चिड़ापन होता है, ज़रा ज़रा से बात में गुस्सा होते हैं। और गुस्सा ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, इसमें ये कि उनको हर बात बुरी लगती है और कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं और शांत भी रहते हैं। मीन्स इनसे पता नहीं चल पाता कि ये किस टाइप की इनकी एक्टिविटीज़ है, लेकिन ये अ, अंदर ही अंदर गुस्से को पालते हैं और वक्त आने पर ये धोखा देते भी हैं। एंड डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस, और इनका जो है डाइजेशन जो है डिस्टर्ब रहता है। देयर लीवर एंड बिलियरी, और इनके अंदर लीवर एंड बिलियरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स रहती है, जिसकी वजह से डाइजेशन डिस्टर्ब रहता है। सॉरी। तो इस वजह से ये अक्सर जो है कॉम्प्लिकेटेड डाइजेशन से रिलेटेड इनके कॉम्प्लिकेशंस बनी रहती है। कॉमन कॉम्प्लिकेशंस के अंदर हेपेटिक डिसऑर्डर होता है, लीवर के अंदर डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्रिक इरिटेशंस होता है, जलन होगी, एंड नर्वस एजिटेशंस, और ये दिमागी उलझनों में रहते हैं और ये अंदर अंदर गुस्से को पालते हैं। सुइटेबल इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन इनके अंदर इनकी ऐसे तो यहाँ पर एंजाइटी को ग्रुप को क्लियर किया गया है, लेकिन अगर हम स्क्रोफोसो ग्रुप में देखें S2 और S5, अगर प्राइमरी मेडिसिन देखी जाए तो S5 है और S2 मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए है, सभी के लिए। लिम्फेटिक को भी काम करेगी, नर्वस टेम्परामेंट वालों के काम करेगी, संजोइम टेम्परामेंट वालों के लिए भी काम करेगी, और बिलवस टेम्परामेंट वालों के लिए, नर्वस टेम्परामेंट वालों के लिए भी काम करेगी। लेकिन S5 लीवर से रिलेटेड है और बिलवस टेम्परामेंट लीवर रिलेटेड होता है और लीवर रिलेटेड ही डिजीज पाई जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर S5 इनकी चीफ मेडिसिन ऑफ टेम्परामेंट होगी। एंटी स्क्रोफ्लोसो, यहाँ पे ये दे रहे हैं एंटी स्क्रोफ्लोसो, स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन इसमें यूज़ की जाएगी फॉर डाइजेस्टिव एंड हेपेटिक। तो डाइजेस्टिव एंड हेपेटिक बैलेंस को मेंटेन करती है एंटी स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन। कैंसिरिसो ग्रुप यहाँ पर मिक्स्ड कॉम्प्लिकेशंस के लिए यूज़ की जाती है फॉर बिलियरी एंड मेटाबॉलिक करेक्शंस। बाइल्स, ब्राइल से जुड़ी हुई, बाइल्स से रिलेटेड और मेटाबॉलिक से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को ये करेक्शन करती है, करेक्ट करती है। जो कैंसर ग्रुप की मेडिसिन होती है, क्रॉनिक कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। जब किस बैलरी ट्रैक या बैलरी प्रोडक्शंस के स्ट्रक्चर में किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इसे यूज़ किया जाता है।
ये इसमें अगर देखा जाए तो इनकी मेडिसिन है, कैंसरेसो ग्रुप में C10 आएगी, एंटी स्क्रोफोसो ग्रुप में S5 आएगी और कैंसरेसो ग्रुप में C10 आएगी। ओके, जैसे कि S2 मिक्स टेम्परामेंट वालों के लिए है, उसी तरीके से C2 मिक्स टेम्परामेंट के क्रॉनिक कंडीशन के लिए होगी। क्रॉनिक डिजेनरेशन कैंसरेसो ग्रुप संजीवनी टेम्परामेंट मीन्स क्रॉनिक डिजेनरेशन होता है, उसमें और कैंसरेसो ग्रुप्स के रिलेशंस और संजीवनी टेम्परामेंट में यहाँ पर इफेक्ट। The Sanjayam temperaments is dominated by the humor blood. संजीवनी टेम्परामेंट के लोग में जो है ज़्यादातर ब्लड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस पाई जाती हैं। जो ऑर्गन डोमिनेट्स हार्ट एंड सर्कुलेशंस, हार्ट और सर्कुलेशन से जुड़ा होता है। क्वालिटीज वार्म, गर्म होते हैं, मॉइस्ट होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। ओके, कॉमन वीकनेस कंजेशन, इन्फ्लेमेशन, एक्सेस ब्लड फ्लो, वैस्कुलर कंडीशन एंड हेमरेजिक टेंडेंसी। ये संजीवनी टेम्परामेंट का शायद बीच में कहीं से आ गया है, शायद लेकिन इनके जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो, अगर दो टेम्परामेंट मिल करके मैटिस अकॉर्डिंग मैटिस आप, जो मेन टेम्परामेंट है वो टू ही है, लिम्फेटिक एंड संजीव। बाकी जो बिलवस है और नर्वस टेम्परामेंट है ये कॉम्प्लेक्स में आते हैं, मिक्स टेम्परामेंट के अंदर आते हैं। तो मिक्स टेम्परामेंट वाले में हमें दोनों तरीके के लिम्फेटिक एंड संजीव दोनों तरीके की कॉम्प्लिकेशन देखी जाएगी। और इस तरीके के कंजेशन है ये आप कॉमन देखेंगे, इन्फ्लामेशन कॉमन देखेंगे, एक्सेसिव ब्लड फ्लो कॉमन देखेंगे। इसमें टेम्परामेंट अगर हम देखने जाते हैं तो समझने के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग अगर ट्रीटमेंट करते हैं तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी। वैस्कुलर कंडीशन है, हेमरेजिक टेंडेंसी। तो यहाँ पर हमें मेडिसिन के फंक्शंस को, ऑर्गन्स के जो सिस्टम है काम कर रहा है उसके बारे में देख करके हम ट्रीटमेंट करेंगे। मेडिसिन रोल इसमें, रेमेडीज दैट द क्लींस द बाइल्स। जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उससे बाइल्स को क्लीन किया जाता है। रेगुलेट लीवर फंक्शन, लीवर फंक्शन रेगुलेट होता है। एंड बैलेंस द डाइजेस्टिव सिक्रेशन, और डाइजेस्टिव सेक्रेशंस बैलेंस होता है। डाइजेशन के से रिलेटेड जो भी सिक्रेशन है वो बैलेंस में आता है और इससे पेशेंट रिकवर करता है, क्योर हो जाता है। रोल ऑफ टेम्परामेंट इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिस, जो हमारा टेम्परामेंट है उसके रोल्स हमारे प्रैक्टिस के अंदर क्या है, इस तरीके से देखते हैं। एस्पेक्ट क्या कर सकते हैं, डायग्नोसिस, सिलेक्शन, रेमेडी और डोज और रिएक्शंस एंड प्रोग्नोसिस। ये 4 पॉइंट्स हम इसमें स्टडी करते हैं टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग। एक्सप्लेनेशन क्या है, डायग्नोसिस है द फिजिशियन ऑब्जर्व फिजिकल बिल्ड, मेंटल एटीट्यूड एंड रिएक्शंस टू डिजीज, आइडेंटिफाई द पेशेंट बेसिक टेम्परामेंट। बेसिक टेम्परामेंट से फिजिशियन ऑब्जर्व कर लेता है कि ये जो इनका मेंटली स्टेटस है या जो फिजिकल स्टेटस है वो किस किस हद तक है, उसमें किस टाइप का रिएक्शंस हो रहा है, डिजीज़ की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, किस टाइप की डिजीज़ इन्वॉल्व हो रही है, उससे रिलेटेड इस डायग्नोसिस ईजी हो जाता है और पेशेंट की मेडिसिन दे पाना आसान होता है, जो बेसिक टेम्परामेंट की के थ्रू मिल जाती है। सिलेक्शन ऑफ रेमेडीज, ईच इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्रुप्स एक्ट्स बेस्ट ऑफ स्पेसिफिक टेम्परामेंट। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है वो अपने टेम्परामेंट पे एक ख़ास असर रखती हैं, स्क्रोफ्लोसो और लिम्फेटिक। ओके, प्रत्येक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ग्रुप्स की मेडिसिन एक टेम्परामेंट पे एक स्पेसिफिक असर रखती है, जो कि इसमें फॉर एग्जांपल स्क्रोफ्लोसो और लिम्फेटिक बताए जा रहे हैं। ठीक है, डोज एंड रिएक्शंस, यहाँ पे टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग हम डोज और रिएक्शंस के बारे में जान सकते हैं। लिम्फेटिक पर्सन्स रिक्वायर द जेंटल long acting dose. Sanjeev types respond quickly to the moderate dose. Bilvas type need to active and deeper remedies. यहाँ क्या समझ में आया, लिम्फेटिक पर्सन्स जो है रिक्वायर जेंटली, ये एक साधारण होते हैं, लॉन्ग एक्टिव
देर तक इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे अक्सर देखते हैं कि डॉक्टर साहब कितने दिन में हम अच्छे हो जाएँगे, तो ये डिपेंड करता है उनकी टेम्परामेंट पे। लिम्फेटिक टेम्परामेंट जैसे कि सर्दी है, जुकाम है, अगर लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स वालों को हो गया या उसके उनके जो मेन टेम्परामेंट है लिम्फेटिक में जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में ये सर्दी जुकाम जो होता है, नज़ला सीज़नल है, एलर्जी है, ये लॉन्ग टाइम तक बनती है और लॉन्ग एक्टिंग डोज और लंबे समय तक इनको डोज दिया जाना चाहिए। सेंजिटिव टेम्परामेंट्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स मिल जाता है और जो भी मॉडरेट हम डोज इनको यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे देख ले सकते हैं कि अब पेशेंट एक क्वेश्चंस पे क्वेश्चन करता रहता है कि हाँ, एक चीज़ ये जो ये मॉडरेट यहाँ पे सिंजेंट एब्जॉर्ब रिस्पॉन्ड क्विक मॉडरेट डोज, जैसे ही हम कोई इनको डोज देते हैं उसका फ़ौरन असर होता है। अब यहाँ पे ये कहा जा सकता है, कई बार हमारा जो मीटिंग हुई है दूसरे और रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ और बातचीत हुई, तो उसमें यही कहा गया, डॉक्टर साहब कभी तो मेडिसिन उसी डिजीज़ पे बहुत अच्छा रोल अदा करती है, मेडिसिन सब कुछ वैसा रहता है लेकिन उसका क्लियर रिजल्ट नहीं आता और समझ नहीं आता कि मेडिसिन एक बार काम कर रही है एक पेशेंट में, तो उसी टाइप के सेम पेशेंट में काम क्यों नहीं कर रही। तो वो चीज़ यहाँ पर डोज एंड रिएक्शंस के अंदर देखा जा रहा है। तो अगर हमारे पास पेशेंट सेंजुइन टेम्परामेंट्स का आ रहा है तो उसका रिस्पांस जल्दी मिलेगा, अगर लिम्फेटिक वाला है तो उसे देर मिलेगा। और बिलोस टाइप्स ऑफ नीड टू एक्टिव एंड डीपर रेमेडीज, ये देर तक और गहराई से असर करेगी और जिसमें बहुत देर तक हमें लंबा ट्रीटमेंट देना पड़ेगा और फिर जाकर के उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इसमें हम डोज का सिलेक्शंस हिसाब से कर सकते हैं, डाइल्यूशंस का भी सिलेक्शन हिसाब से कर सकते हैं। अब किसी पेशेंट को हमने D5 दिया, उसका रिजल्ट तो आ गया सही है, तो किसका आएगा जल्दी सही, संजीव टेम्परामेंट वालों का सही आएगा। लेकिन वही अगर हम 5 D5 का यूज़ अगर 5 ड्रॉप में कर रहे हैं तो लिम्फेटिक वाले को देर में आएगा, क्योंकि इसके डोज कम हो रहे हैं और ये बहुत स्लो यहाँ पे काम करता है। इसी तरीके के अगर हम बिलोस टेम्परामेंट वाले को अगर देते हैं तो इस टाइप के पेशेंट्स को देर से रिकवरी होती है। रीज़न क्या है कि ये पेशेंट बहुत डेप्थ में जाके इनका ट्रीटमेंट कंप्लीट होता है, तो इसलिए कंटिन्यूअस ट्रीटमेंट चालू रखने के बाद जाके रिजल्ट आता है। लेकिन इसको हम अपनी प्रैक्टिस में इनके अब ये चूज़ कैसे करेंगे कि इन्हें हमें कई डोज़ देना पड़ता है और कई डोज़ देने के बाद जो असर आता है, तो उस डोज़ की क्वांटिटी को हम कम कर लेंगे। जैसे कि किसी को 5 D5 दे रहे हैं, अब D5 की अगर 5 ड्रॉप दे रहे हैं, उसका एक नॉर्मल हमने सेट कर रखा है, लेकिन D5 की अब बिलोस वालों को देना है, तो हमें कम से कम 20 ड्रॉप्स देना होगा और यहीं पे लिम्फेटिक वालों को हम 10 ड्रॉप्स कर देंगे क्विक रिजल्ट के लिए। लेकिन जब जिसकी बॉडी के अंदर संजीन टेम्परामेंट्स की एक्टिविटी ज़्यादा होगी, उनको हमें 5 ड्रॉप में ही अच्छा रिजल्ट आने लगेगा। तो यहाँ पे डोज भी मैं अच्छा, कई बार ऐसा होगा कि ये क्विक रिस्पॉन्स देते हैं तो 5 ड्रॉप इन्हें एग्रवेशन भी आना शुरू कर देगा, रिएक्शन भी आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ख्याल कर रखते हैं कि अगर D5 में किसी को दे रहा है और पेशेंट एग्रेवेट हो रहा है तो वहाँ पे हमें डोज को कम कर लेना है। ठीक है। प्रोग्नोसिस, इससे हम उसका भविष्य जान सकते हैं कि जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो पेशेंट हमारे पास आया, पेशेंट की जो डिजीज़ है उसका फ्यूचर क्या होगा। द टेम्परामेंट हेल्प्स द प्रेडिक्ट कोर्स ऑफ डिजीज़ एंड रिकवरी स्पीड। इसमें कितना कोर्स चलाना पड़ेगा और कितनी रिकवरी की स्पीड क्या होगी, 15 दिन में होगा, 20 दिन में होगा, हफ्ते भर में होगा, 24 घंटे में रिजल्ट आएगा या 6 महीने या साल, 1 ईयर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ प्रोग्नोसिस में आ जाती है। ये हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर ये सारी चीज़ों को एक चार्ट के तहत समझ करके और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक। समरी क्या है इनकी, डॉक्टर मैटी आइडेंटिफाई 3 टेम्परामेंट जो हमने पहले बताया, लिम्फेटिक, संजोइम एंड पिलुअस एंड फंडामेंटल्स टू ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये बनाते हैं जो मानव की जो हमारी बॉडी है, मानव है या मनुष्य की अ, जो नियम है वो तय करते हैं। कौन तय करते हैं, जो टेम्परामेंट होते हैं। और टेम्परामेंट 3 टाइप के होते हैं और ये 3 है, लिम्फेटिक, संजीव और पिलुअस। ये बॉडी के नियम को निर्धारित करते हैं या नियम को बनाते हैं। और ये नियम का अगर पालन या इस नियम को हम
प्रॉपर मेंटेन रखते हैं तो हम डिजीज़ किसी भी बीमारी से या कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। लेकिन जब इसके प्रोटोकॉल को हम तोड़ते हैं तभी उसी कंडीशन में हमें डिजीज़ से सर्वाइव करना पड़ता है। ये प्रोटोकॉल कभी अपने आप भी टूटता है, जैसे कि अभी हर घर में हर जगह पर आप देख लो स्नीजिंग, कफिंग 2 चीज़ ज़्यादा चल रही है। तो डस्ट है, वेदर दिन में हॉट होता है, बहुत तेज़ धूप हो रही है, शाम को ठंडी हवाएं निकल रही हैं, मौसम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर डाउन हो जा रहा है। और डस्ट भी है, इसका एक रीज़न है कि जो डस्ट है वो जब नेज़ल कैविटी में जाके बैठती हैं तो वो सिक्रेशन शुरू कर देती हैं, म्यूकस सिक्रेशन, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। अंदर डस्ट या के थ्रू जो जाने वाले बैक्टीरियाज हैं उनको वॉश करने का काम करता है। तो अगर बैक्टीरिया झटके से बैठता है या बैठ गया जाकर उसे छींक के जरिए प्रेशर देती है बॉडी, वो बाहर निकालती है। और अगर जाके वहाँ पे स्टिक कर रहा है तो उसे क्लीन करती है नेजल सिक्रेशन के ज़रिए। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आज के मौसम में बन रहा है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरनल जो है, सॉरी एक मिनट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बॉडी के ये चेंज करने की कोशिश कर रहा है। बॉडी अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मेंटेन करने के लिए फाइट कर रही है एटमॉस्फेयर से। इस कंडीशन में ये हमारे टेम्परामेंट इसमें एक्टिव हैं। इस वक्त लिम्फेटिक टेम्परामेंट ज़्यादा एक्टिव है क्यों बॉडी को प्रोटेक्शन दे रहा है और डब्ल्यू के इंक्रीज़ कर रहा है और हमें एलर्जिक सब्सटेंसेस से रोकने की कोशिश कर रहा है। सर्कुलेशन है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो मेंटेन करके एक नॉर्मल टेम्परेचर पे आती है बॉडी, वैसे ही एक एकदम से कूलिंग शुरू हो जाती है। फिर वो कूलिंग की कंडीशन में जब मेंटेन करता है तो फिर वो हीट शुरू हो जाती है। तो इस कंडीशन में दो मौसम के मिलने की वजह से अभी ज़्यादातर पेशेंट स्नीजिंग और कफिंग के बन रहे हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग टेम्परामेंट enable to practitioners to select correct electrohomeopathy। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि किसी भी प्रैक्टिशनर्स को प्रैक्टिस करने के लिए करेक्ट टेम्परामेंट का जानना ज़रूरी होता है, जिससे कि हम रेमेडी के एक ग्रुप, मेडिसिन का ग्रुप अच्छे से अप्लाई कर सकें। इंश्योर द बैलेंस ऑफ द वाइटल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द रीस्टोरिंग हारमोनी बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट्स के अंदर ऑर्गेनिज्म है और इन्वायरमेंट्स के अंदर जो भी पॉल्यूशंस है उसके उसको देखते हुए हम टेम्परामेंट की स्टडी करते हुए जब हम करेक्ट रेमेडीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो उसके ज़रिए हम वाइटल एनर्जीज़ को भी मेंटेन कर सकते हैं, जो यहाँ पे दे रहा है बैलेंस ऑफ द वाइटल एनर्जी, वाइटल एंड इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों को मेंटेन कर पाते हैं। बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है। बॉडी फॉरेन मटेरियल्स, जो फॉरेन सब्सटेंसेस बॉडी के अंदर जा रहे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिज्म है या एनवायरमेंटल किसी भी तरीके की गैसियस इरिटेशंस हैं, उसे रिमूव करता है और हम हेल्दी हो सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है।